गाइज, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, शारदीय नवरात्र चल रहा है, माता का समय चल रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस क्लास में व्याकरण सत्र, जो हमारा क्रम से चलता आ रहा है। शब्द विचार, जो कि अब अंतिम पड़ाव तक हम पहुँच चुके हैं। शब्द विचार में क्या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के जो भेद थे वो अंतिम चल रहा था हमारा, जिसमें प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 2 भेद, जिसमें विकारी शब्द में चारों का रूप, भेद, परिभाषा सब हमने देख लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। नहीं, अविकारी में भी जो 4 भेद हैं आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमारा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक खत्म हो चुका है। अब हमारा लास्ट 2 बचा, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज उसी की चर्चा हम करेंगे और दोनों को एक साथ में वीडियो में लेके आई हूँ, क्योंकि विस्मयादि बोधक एकदम छोटा टॉपिक था। उसमें हम जानेंगे उसका अर्थ, परिभाषा एवं भेद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। लोग इसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। नहीं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक को लोग इन शॉर्ट में समझते हैं कि चलो जिससे जोड़ा जाए, जिससे जोड़ हो। नहीं तो लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं डिटेल से इसे लेके आई हूँ। और इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और जब हम बड़े क्लास में जाते हैं तो जीके के रूप में भी इसका प्रयोग आता है। तो डिटेल से हम जाने, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप सीख लेंगे तो फिर आप में एक आत्मविश्वास आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। मेरे ख्याल से फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो चलिए नाउ स्टार्ट। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, जिसका शाब्दिक अर्थ है, समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, जोड़, संग्रह या साथ, यानी संग्रह, एक साथ, एक में, समुच्चय जुड़ा हुआ, जोड़, जोड़ना। नहीं, परिभाषा के रूप में जो अवयव 2 शब्दों, और यह अविकारी है, जिसका लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार रूप नहीं बदलता। यह हमें परिभाषा के रूप में पहले से पता है, अविकारी के रूप में। तो जो अवयव 2 शब्दों, वाक्य खंडों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, ये टॉपिक आप नहीं जान रहे होंगे। नहीं, जो अवयव 2 शब्दों, वाक्य खंडों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आशा और वंदना चित्र बनाती है। वाक्य आया, बेशक वह धनी है परंतु है कंजूस। वाक्य में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना। प्रदीप को बुलाओ क्योंकि उससे हमें मिलना है। जनरली हम ये बातें करते हैं, ये वाक्य बोलते हैं हम। तुम जाओ या वह आए। तो देखिए, और, परंतु, क्योंकि, या। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ रहा है आशा और वंदना के साथ। यहाँ पर बेशक वह धनी है और जोड़ रहा है परंतु कहकर कंजूस है, कंजूस। प्रदीप को बुलाओ क्योंकि उससे हमें मिलना है। एक वाक्य को क्योंकि ने जोड़ा। यहाँ देखिए, तुम जाओ या वह आए। नहीं, अलग किया, तुम जाओ या वह आए। तो दोनों दृष्टि से देखिए, अगर इसको, इस वाक्य को हम अलग करना चाहे तो ये शब्द उसे अलग भी करते हैं, और अगर एक साथ रखना चाहे, एक संग्रह में रखना चाहे, तो वह हमें उसे जोड़ते भी हैं। तो दोनों अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। यही जो ट्रिक थी ये मैंने आपको समझाई। यानी कि जो अव्यय वाक्य खंडों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है हमारा? वो अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। अगर संग्रह के रूप में हो तो वह जोड़ने का काम करेंगे, अगर दोनों को अलग करना हो तो वह शब्द आके क्या करेंगे? समुच्चय का काम करेंगे। वो हमारा क्या होगा? समुच्चय बोधक। समझ में आया आपको? अब समुच्चय बोधक के भेद।
जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ जान गए कि समुच्चय बोधक क्या होता है, बस इनफ नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेशली ये लेके आई हूँ ताकि आप समझ सके कि इसमें और कौन कौन सी बातें आती हैं, और वो जो शब्द आते हैं वो उसमें इसी का रूप है, ये आपको जानना है। तो समुच्चय बोधक के भेद, मुख्यतः इसके दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो अब हम चार्ट के माध्यम से पहले जानेंगे कि और दोनों का अलग अलग भेद भी है, यानी कि समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद, फिर इसके अलग चार भेद, इसके फिर अलग चार भेद। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। फिर इसके अलग से चार भेद हैं और फिर इसके भी अलग से चार भेद हैं। उन्हीं भेदों को हमको एक एक करके समझना है और उसमें जो शब्द आते हैं उसका कलेक्शन करते हुए हमें सेट करके रखना है कि ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, ठीक है, और किस किस रूप में आते हैं, ये आपको समझना है। तो चलिए पहले चार्ट के माध्यम से इनके भेदों उपभेदों को हम देखें और फिर उन भेदों को हम समझें और उसमें कौन से शब्द आते हैं वो भी हम समझें। चलिए अब मैंने समुच्चय बोधक अव्यय के भेद के चार्ट बनाए हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से इसको समझ सके। एक बार समझने के बाद एकदम मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो वाक्य आपके सामने आते थे समुच्चय के रूप में, समुच्चय बोधक के रूप में, वह कैसे आते थे। नहीं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो भेद हमने पहले भी बताया आपको, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब जो प्रधान वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, और जिन अवयवों के योग से एक प्रधान वाक्य एवं एक या अधिक वाक्य, उसके बाद एक वाक्य या उससे अधिक वाक्य भी, या गौण वाक्य, दोनों अर्थ में जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी आपको क्या याद रखना है, इससे दो प्रधान वाक्य जुड़ेंगे, यानी जो ज्वाइंट होगा इधर भी प्रधान वाक्य होगा और इधर भी प्रधान वाक्य होगा और उसको जोड़ा जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होगा, नहीं, या फिर उसमें एक वाक्य भी हो सकते हैं, एक से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, या कोई गौण वाक्य होगा। आश्रित ना हो तो भी उस पर गौण वाक्य होगा साधारण अर्थ में, ये याद रखना है आपको। दोनों के चार चार भेद हैं। कैसे, किस शब्दों के माध्यम से, अब उसे उदाहरण के साथ हमें समझना है, ठीक है। अब देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद। पहला संयोजक समानाधिकरण। अब ये संयोजक समानाधिकरण नाम से ही पता चल रहा है समुच्चय बोधक क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। समानाधिकरण किसको जोड़ते हैं, प्रधान वाक्य को। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखना है कि संयोजक समानाधिकरण जो होगा दो प्रधान वाक्य को जोड़ेगा तो सभी, लेकिन यहाँ पर संयोजक समानाधिकार का मतलब है कि साधारण अर्थ में वह दो वाक्यों को, दो प्रधान वाक्यों को जोड़े, जैसे और, तथा, एवं, भी आदि। जैसे राम और सीता बाजार राम का भाई तथा उसके पिताजी खाना खा रहे हैं, ठीक, एक पिताजी और दूसरा खाना खाए, दोनों प्रधान वाक्य है। एवं मैं एवं मेरा दोस्त घूमने गए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, क्या देखा, दो प्रधान वाक्य को जोड़ा गया। अब वियोजक समानाधिकरण। वियोजक क्या होता है, संयोजक का उल्टा मतलब किस अर्थ में, यानी कि वह विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, यानी उसके उल्टा में, यह जोड़ रहा है, यह जोड़कर भी तोड़ रहा है। जैसे देखिए यह राम या श्याम को भेजो, या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा। यहाँ जोड़ा जा रहा है लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, या, वा, अथवा, चाहे आदि। नहीं,
तुम खाना खा लो अथवा मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर क्या प्रदर्शन हो रहा है? विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, चाहे तुम आओ चाहे तुम्हारा दोस्त आए, तुम आओ चाहे तुम्हारा दोस्त आए, तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, लेकिन दो प्रधान वाक्यों को विरोध रूप में। ठीक है, तो वह मेरा क्या होगा? वियोजक समानाधिकरण। तीसरा, विरोध दर्शक। यहाँ पर इस संयोजक का उल्टा वियोजक था, लेकिन हमने क्या देखा कि उसके उल्टे अर्थ में आ रहा है, ज्वाइंट के उल्टे अर्थ में। अब तीसरा है विरोध समानाधिकरण, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कि विरोध हो, डायरेक्ट विरोध हो। कैसे, वो देखिए। वियोजक और विरोध दर्शक को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसमें ज्वाइंट का विरोध हुआ था, नहीं, संयोजक में जो डायरेक्ट ज्वाइंट हुआ, जोड़ा गया, वियोजक में क्या किया गया? अलग किया गया। नहीं, लेकिन विरोध दर्शक में क्या होता है कि जो एक वाक्य है दूसरे वाक्य का क्या करेगा? डायरेक्ट विरोध करेगा। जैसे देखिए, मैं विद्यालय जाता पर मेरी तबीयत खराब थी। मैं विद्यालय जाता पर मेरी तबीयत खराब थी। यहाँ पर डायरेक्ट विरोध हुआ कि मैं जाता लेकिन मैं नहीं जा पाया। कारण मतलब स्पष्ट वाक्य में ये हुआ। परंतु, परंतु का देखिए, मैं घूमने जाता परंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि दो प्रधान वाक्य जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो ज्वाइंट वाला शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द जो है, वह विरोध अर्थ में आ रहा है। चौथा है परिणाम दर्शक समानाधिकरण। इसमें एक वाक्य का जो दूसरा वाक्य समुच्चय बोधक जोड़ा जाएगा, परिणाम दिखाया जाए। नाम से ही पता चल रहा है। आपको मैंने बार बार कहा है कि आपके सामने जो भी शब्द आए, आप उन शब्दों को तोड़ना और उसके अर्थों को समझना सीखिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा हो या उसके अर्थ हो या उसके भाव हो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। परिणाम दर्शक समानाधिकरण, इसलिए मैं तुम्हारे घर जाता, मैं तुम्हारे घर मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। यहाँ परिणाम दिखाया गया। मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला पाया हूँ, नहीं ले आके आया पाया हूँ। यानी यहाँ पर क्या देखा हमने कि दो प्रधान वाक्य ज्वाइंट हुए, लेकिन परिणाम दर्शाते हुए। ठीक है। दूसरा, क्योंकि। क्योंकि का देखिए, मैं तुम्हारे घर नहीं गया क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं? विरोध हो रहा है? नहीं, परिणाम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है ना कि मैं तुम्हारे घर नहीं गया क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। यानी एक वाक्य जो दूसरे वाक्य से जुड़ा, परिणाम बताते हुए जुड़ा। क्लियर हो गया? उसी तरह आपका व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या करता है? यह एक प्रधान वाक्य को जोड़ता है और दूसरा जो वाक्य होगा, या तो एक वाक्य होगा या एक से अधिक वाक्य होंगे, या फिर कोई गौण वाक्य होगा। जैसे देखिए, कारणवाचक व्यधिकरण, इसके भी चार भेद। कारणवाचक व्यधिकरण, जैसे क्योंकि मैं घर गया क्योंकि मुझे कुछ लेना था। यहाँ पर क्या हुआ? कारण बताया गया। मैं अपने दोस्त से मिलने गया क्योंकि मुझे उससे किताब लेनी थी। ठीक है, आदि। उसी तरह इसलिए मैं दोस्त से मिलने गया, या कोई और उदाहरण ले लीजिए, मैंने खाना खाया, मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खाया। मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खाया। तो यह क्या हो गया? कारण बताया। यानी एक हमारा प्रधान वाक्य था, उसी से संबंधित दूसरा वाक्य था, आश्रित वाक्य था। ठीक है। उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक व्यधिकरण क्या है? उसमें ऐसे समुच्चय बोधक शब्द आएंगे जो कुछ ना कुछ क्या बताएंगे? उद्देश्य बताएंगे। ठीक है। जैसे कि, जो, ताकि, इसलिए आदि। जैसे तुम अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे,
तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, तुम्हें माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए उनका सम्मान करो। ठीक है, और भी यानी कि उद्देश्य बताना है आपको, और उसमें 2 वाक्यों को जोड़ना है। एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा, उस पे आश्रित वाक्य होंगे। एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तीसरा संकेतवाचक। यहाँ पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जो जुड़ेगा कोई ना कोई संकेत करेगा। जैसे कि उसके शब्द क्या हैं, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आए कि संयोजक समानाधिकरण वाक्य का उदाहरण बताएं, तो आपको पता होंगे कि समानाधिकरण में ये शब्द आते हैं, तभी तो आप बना पाएंगे। नहीं, जितने भी आपके भेद हैं जो मैंने शब्द लिखे उदाहरण स्वरूप, अगर उसका आपको ध्यान रहेगा तो आप तुरंत उस वाक्यों को बना सकते हैं। या मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आए कि ये किस प्रकार का समुच्चय बोधक है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत पहचान जाए। नहीं तो आपको इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करके ये रख लेना है। जब ज़रूरत पड़े, जब आपको इसकी जो आवश्यकता हो, तो आप एक बार सरसरी निगाह से देख के जाएंगे तो आपके कंसर्न में रहेगा। ठीक है, संकेतवाचक मैंने कहा कोई ना कोई संकेत हो ना। यदि तुम आते तो मैं वहाँ जाता, अगर तुम खाना ख़त्म कर दो तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा। नहीं, क्या क्या संकेत किया जा रहा है, जो तुम मुझे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तुम दोगे वही तुम पाओगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, संकेत दिया जा रहा है। ऐसा समुच्चयबोधक शब्द आ रहा है जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। लास्ट स्वरूपवाचक, जो समुच्चय का कोई ना कोई स्वरूप बताए, नहीं रूप बताए, कि यानी, जैसे, अर्थात, मानो। हाँ, यह जो गुड़िया है, मानो यह एक, ये जो तुम्हारा मुंह है मानो गुड़िया की तरह सुंदर हो। नहीं, यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है, किसकी तरह, गुड़िया की तरह। हाँ, ये जो मकान है यानी ये एकदम सुंदर रूप में है, तो क्या बताया, एक स्वरूप बताया मकान को बताते हुए। ठीक है, तो इसमें जो भी संयुक्त समुच्चयबोधक शब्द आएंगे वह किसी ना किसी स्वरूप को बताएंगे। ठीक है, और जिसमें किससे जुड़ेंगे, वो एक प्रधान वाक्य से और आश्रित वाक्य से, चाहे वो गौण रूप में हो चाहे अलग से स्वतंत्र रूप में हो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा समुच्चयबोधक अव्यय के भेद। तो आशा करती हूँ ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब एक लास्ट अभिकारी शब्द विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक से स्पष्ट है विस्मयादि बोधक मतलब क्या होता है। अब हम विस्मयादि बोधक को इन शॉर्ट में जान लें, उसका अर्थ, परिभाषा और उसमें क्या स्वरूप आते हैं। ठीक है, चलिए अब विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द का अंतिम पड़ाव। ठीक है, अब हम जान लें, फिर हमारा शब्द विचार जो चैप्टर हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, इसके साथ ही इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए विस्मयादि बोधक में क्या है उसको हम जाने। विस्मयादि बोधक अव्यय आप जानते ही हैं, नाम से ही पता चल रहा है। विस्मय क्या होता है, हमारे भाव होते हैं। जिन अवयवों से बोलने या लिखने वाले के मन में हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय, उल्लास आदि के भाव प्रकट हो, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी कि कुछ भी हम बोले तो उसमें हमारे जो क्या कहते हैं व्यक्तिगत जो भाव उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाए, तो उस संदर्भ में जो शब्द आते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक। नहीं, चाहे कोई भी भाव हो, हमारे सुख के हो, दुख के हो, खुशी के हो, उल्लास के हो, तो उस संदर्भ में उस भाव को प्रकट करते हुए जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसका एक और पहचान है और विशेष गुण है, इसका संबंध वाक्य से या अन्य शब्दों से नहीं होता है, या किसी से संबंधित नहीं होते हैं। ये अलग से उन शब्दों में आते हैं और बस वाक्य का प्रयोग हो जाता है। वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं, किसी शब्द से इनका संबंध नहीं, इनका संबंध किससे है, भाव से।
उस भाव को जिन शब्दों से प्रकट किया जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। जैसे वाह मज़ा आ गया, ये हमारा खुशी का भाव प्रकट हुआ, किस शब्दों से, वाह शब्दों से। और इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं, पूर्ण विराम और नीचे विंदा। ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। अरे यह कैसे हो गया, थोड़ा आश्चर्य भी थोड़ा दुख भी का भाव प्रकट हो रहा है, किन शब्दों से, अरे हाय अब मैं क्या करूं, यानी कोई ना कोई संकट आई और हम दुख प्रकट करें, हाय अब मैं क्या करूं। नहीं, तो हमारे जो अंदर के भाव जिन शब्दों के माध्यम से आश्चर्य के रूप में, खुशी के रूप में, दुख के रूप में, विस्मय के रूप में प्रकट हो, वह हमारा क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। स्पष्ट हो गया आपको। अब प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय, यह भी आपको जानना चाहिए कि किस किस रूप में विस्मय हमारे अंदर आता है। नहीं, भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हर्ष बोधक खुशी के समय, ठीक है, आहा, वाह, शाबाश, धन्य, जय, ये सब भाव कब आते हैं हमारे, जब हमारे अंदर हर्ष का बोध हो। शोक बोधक, आह, उफ, आह ये कैसे हो गया, उफ ये कैसे हो गया। नहीं, हाय मेरा पैर दर्द हो रहा है। नहीं, दैया रे ये कैसे हो गया। यह क्या है हमारा शोक बोधक। आश्चर्य बोधक, जब किसी चीज़ से हमें आश्चर्य हो, वाह यानी ऐसा हो गया, आश्चर्य प्रकट किया हमने, ऐसा हो गया, तो हमने क्या किया, आश्चर्य प्रकट किया। ओहो, ये भी हमने क्या किया, आश्चर्य के भाव प्रकट किए। तो यहाँ पर शब्दों का जो मेल है, जो उतार चढ़ाव है, उससे पता चलता है कि हमारे अंदर कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाह, ओ। चौथा अनुमोदन बोधक। नहीं, अनुमोदन मतलब किसी के लिए जब हम कोई मतलब कि प्रकट करते हैं, कोई भाव प्रकट करें नॉर्मली, शाबाशी देने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, या फिर उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, तो ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अनुमोदन बोधक। ठीक ठीक, मतलब कोई कुछ करके आता है तो हम क्या कहते हैं, ठीक, बहुत अच्छा। नहीं, वाह, अच्छा, हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, कोई हमारा पैर छूने आए तो हम क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, उसे शाबाशी देते हैं। ये भाव हमारे किस रूप में निकले, उसको उत्साहित करने के लिए, खुशी में। तो यहाँ हर्ष और अनुमोदन में अंतर है। नहीं, वो हमारे सामने कुछ अच्छा करके आया, उस रूप में जो हमारे भाव प्रकट हुए तो उसके लिए हुए। नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुमोदन बोधक। ठीक है, तिरस्कार बोधक, जिसके हम तिरस्कार के भाव प्रकट हो, छी 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 छी, हट, अरे यार। नहीं, ये सब भाव जिन शब्दों से प्रकट हो वो हमारा क्या होता है, तिरस्कार बोधक। स्वीकार बोधक, जिसे हम स्वीकार करें, और वो भी विस्मय के साथ। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, सही है ये। नहीं, ऐसा कुछ बोले, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये हमने क्या प्रकट किया, स्वीकार किया विस्मय के साथ। ठीक है, संबोधन बोधक, किसी को बुलाने के लिए नाम से पहले जब हम जो शब्द यूज़ करते हैं, अरे राम इधर आओ, ये अरे क्या हो गया, संबोधन बोधक। ऐ जी इधर सुनो, ऐ जी क्या हो गया मेरा, संबोधन बोधक। तो ये सारे प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय थे हमारे। तो ये आपका आज शब्द विचार हमारा कंप्लीट हुआ। अब व्याकरण सत्र में फिर एक विशेष चैप्टर के साथ मैं हाजिर होंगी। मुझे लगता है कि व्याकरण सत्र में जो मेन चैप्टर्स थे हमने ख़त्म किए, हमने धीरे धीरे अपना पड़ाव आगे बढ़ाया। अब जो कुछ थोड़े बहुत छूट गए हैं उसको भी मैं लेके आऊँगी, और साथ ही साथ व्याकरण विशेष सत्र भी मैं लेके आ रही हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे जो व्याकरण के पोर्शन थे वो भी ख़त्म होते चले गए। नहीं, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी व्याकरण सत्र के साथ मैं हाजिर होंगी। बाय।